एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे जेंडर भूमिका, जेंडर रोल्स को, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह है, जिसे हम जेंडर बायस भी कहते हैं, ये क्या होता है। इससे काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी। तो इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 इसकी संख्या रहती है। तो यहीं से आपके 2 से 3 जो है नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझेंगे। इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि लिंग हम किसे कहते हैं और जेंडर किसे कहते हैं, इन दोनों में यहाँ पर अंतर होता है। तो इनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, लिंग यानी कि सेक्स और जेंडर, ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें लिंग की, तो लिंग एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल संरचना है, जबकि जेंडर की अगर बात करें ठीक इसके अपोजिट है। लिंग तो वो होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके जो भी, जैसे कि लड़की और लड़के के जो पार्ट्स होते हैं उससे संबंधित हम बोल देते हैं कि उनकी जो बायोलॉजिकल संरचना होती है उनके आधार पर ये तय हो जाता है कि ये लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। लेकिन जो जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर क्या है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो समाज के द्वारा बनाई गई है, समाज के द्वारा निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें होती है, कुछ सोच होती है, कुछ विचारधारा होती है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लेकर समाज में बनाई हुई होती है, और कुछ विचारधाराएं, कुछ सोच, कुछ जो है होते हैं नैतिक मूल्य होते हैं, वो सिर्फ लड़कों के लिए बनाए होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इन दोनों का अंतर कि लिंग हम किसे कहेंगे यानी सेक्स किसे कहेंगे। वह संरचना होती है जो बायोलॉजिकल जो है किसी भी बच्चे को प्राप्त होती है या फिर उसकी बायोलॉजिकल संरचना होती है। और जेंडर वह होता है जो कि एक समाज द्वारा दिया हुआ रूप होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो जेंडर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की संरचना है जेंडर, किस प्रकार की संरचना है, जैविक है या फिर सामाजिक है। तो आपको बताना है कि जेंडर सामाजिक संरचना है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। आगे मूव करते हैं। लिंग स्त्री व पुरुष को इंगित करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि लिंग स्त्री व पुरुष को इंगित करता है, जबकि जेंडर स्त्री व पुरुष के बारे में गुथे हुए सांस्कृतिक अर्थों से संबंधित है, ठीक है। ये आप पूरी तरह समझ चुके हैं। तो अब आगे मूव करेंगे। अभी हमने समझा लिंग व जेंडर का अंतर। अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं जेंडर भूमिका। जेंडर भूमिका से बहुत क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में भी देखे गए हैं और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसी से संबंधित एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। तो क्या होता है जेंडर भूमिका। तो देखिए, हमने जेंडर को समझ लिया है। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि समाज के द्वारा बनाए गए स्त्री व पुरुष के बारे में कुछ सांस्कृतिक मूल्य हम कह सकते हैं या फिर सांस्कृतिक अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेगी, लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां नहीं पहन सकती। लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियों के लिए ये गुड्डे गुड़िया के खेल हैं, लड़कों के लिए जो है ट्रेन, एरोप्लेन, इस तरह के क्रिकेट खेल है। तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक अर्थ है, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जेंडर भूमिका की। जेंडर भूमिका क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है। अधिग्रहित व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जिसे हम एक दूसरे से जो है ग्रहण करते आए हों, ठीक। तो वो क्या होता है कि जेंडर भूमिका एक अधिग्रहित व्यवहार है जो समाज के मानदंडों व परंपरा के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करता है। कहने का मतलब यही है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जैसे लड़कियों को घरेलू कार्य जैसे कि खाना बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई बुनाई आदि के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, वही इसके अपोजिट लड़कों या फिर पुरुषों को जो है चुनौती भरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे क्रिकेट खेलने, व्यवसाय करना, मैनेजमेंट देखना। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में
जो स्त्री व पुरुष को लेकर जो सोच बनी हुई है, जो उनको रोल दिए गए हैं, जो भूमिकाएं प्रदान की गई हैं, तो वो अलग अलग रूप में प्रदान की गई है। और यहाँ पर जो बड़े सांस्कृतिक काम होते हैं, बड़े सभ्य जो मतलब घरेलू टाइप के इजी काम होते हैं, तो वो हमेशा वो लड़कियों को मतलब लड़कियों के लिए रखे जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर होम साइंस की स्टडी है तो वो स्पेशली मतलब उसमें मोस्टली लड़कियों को सजेस्ट किया जाता है, या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई, या फिर इस तरह के घरेलू जो काम होते हैं, बच्चे पालना, या फिर कुछ भी ऐसा काम हो तो उसके लिए हमेशा लड़कियों को प्रेरित किया जाता है। स्कूल में डांस करना हो, गाना गाना हो, ठीक है, या फिर साज सजावट करनी हो तो उसके लिए हमेशा लड़कियों को बोला जाता है। लेकिन अगर स्कूल में मैनेजमेंट करना है या फिर चुनौती भरे कार्य करने हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि क्रिकेट खेलना, व्यवसाय करना, या फिर मैनेजमेंट देखना, तो इस तरह के कार्यों के लिए हमेशा लड़कों को प्रेरित किया जाता है। तो ये जो भूमिकाएं बनाई गई है ये जैविक नहीं है, ये समाज के द्वारा बनाई गई है, ये रोल समाज ने निर्धारित किए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज ने बनाया है स्त्री व पुरुष के बारे में, तो भूमिकाएं भी समाज ने ही निर्धारित की है। तो ये भूमिकाएं समाज के द्वारा बनाई गई है, वो जैविक बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो है अंतर्गत चली आ रही है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि जेंडर भूमिका एक अधिक रहित व्यवहार है, यानी कि इसको एक्वायर किया जाता है, इसको जो है एक तरह से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, बात करें कि सामाजिक भूमिकाओं के एजेंट क्या है। एजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एजेंट का मतलब ये है कि ये जो सामाजिक भूमिकाएं हैं इनको बढ़ावा कहाँ से मिलता है, या फिर ये सीखी कहाँ से जाती है, या फिर इनको कौन कौन निर्धारित करता है। यानी कि लड़की और लड़के की सामाजिक भूमिका निर्धारित करने में किस किस की भूमिका होती है, या फिर कौन कौन इसमें सहायक होता है। तो देखो मीडिया में भी अक्सर आप देखते हो कि जो रिपोर्टिंग करते हैं, आजकल थोड़ा सा मतलब सुधार आया है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आप सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, तो कहीं पर भी आपको जो है हर जगह पर ज्यादातर रिपोर्टिंग करते हुए जो चैलेंजिंग जगह होगी, चुनौती भरी जगह होंगी, या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट होगी, तो उसे हमेशा जो है एक मेल के द्वारा आपको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और समाज की हम बात करें तो समाज में तो आप देखते ही हैं बहुत सारी कुरीतियों से समाज भरा हुआ है। तो समाज एक अपने आप में भूमिका निभाता है जेंडर भूमिका को बढ़ावा देने में। और संस्कृति संस्कृति भी हमारी, अगर हम भारत की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, तो वो हमेशा जो है पुरुषों को बढ़ावा देती है, स्त्रियों को बढ़ावा नहीं देती है। समुदाय, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, ठीक है, परिवार से ही जो है लड़कियों को ऐसी शिक्षा देनी शुरू कर दी जाती है कि ज्यादा बोलो मत, और जो है ज्यादा हंसो मत, और इस तरह के मतलब कपड़े पहनो, इस तरह के खेल खेलो, और इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से स्कूल जाओ, या फिर ये काम सीख लो तुम्हें आगे काम आएगा। तो ये सब क्या है, ये मुख्य भूमिका, विद्यालय भी इसी तरह से जो है अपनी भूमिका निभाता है, जेंडर रोल में अपना जो है एक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर भूमिका क्या होती है, जेंडर रोल क्या होता है। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है टर्म है, इससे बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले भी आपने कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन देखे होंगे, और अभी जैसे दोबारा से हम इसको एक, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा मतलब ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको यहाँ से आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह आप इसे कह सकते हैं, आप इसे भेदभाव कह सकते हैं, या फिर जेंडर बायस कह सकते हैं। तो बहुत क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। और फिर जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर सा होता है, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि माइनर डिफरेंस होने की वजह से इसमें खासकर जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार तो हमें ऑप्शन के आधार पर ही आंसर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार ये लगता है कि जेंडर रूढ़िवादिता भी हो सकती है, या फिर वो पूर्वाग्रह भी हो सकता है, क्योंकि ये सिमिलर है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, तो वही समझना है आपको।
तो लैंगिक पूर्वाग्रह का आधार एक ऐसी सोच है जिसमें स्त्रियों को कम आंका जाता है, अर्थात लैंगिक पूर्वाग्रह महिलाओं के प्रति एक ऐसी सोच है जो समाज में परस्पर बनी हुई है, जिसमें महिलाओं को कई क्षेत्रों में कमजोर बताया गया है। अतः लैंगिक पूर्वाग्रह ही रूढ़िवादिता को जन्म देती है, जिससे आने वाली समाज की भी वह धारणा बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह एक प्रकार की सोच है जो स्त्री व पुरुष को लेकर समाज में बनी हुई है, और जिसमें आप खासकर ये देखोगे कि ये जो पूर्वाग्रह है या फिर भेदभाव है स्पेशली हमेशा स्त्रियों के साथ ही होता है। कहने का मतलब ये है कि लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर जेंडर बायस या फिर लैंगिक भेदभाव हम उसे कहते हैं जब स्त्रियों को पुरुषों से कम आंका जाता है या फिर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ लैंगिक पूर्वाग्रह। और इस लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर क्योंकि ऐसी सोच बनी हुई है, तो जैसी सोच बनी होती है तो फिर उस इंसान के साथ में व्यवहार भी ऐसे ही किया जाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप समाज अर्थात जन सामान्य में विद्वान जेंडर के प्रति अवधारणा को ही रूढ़िवादिता कहते हैं। यह अवधारणाएं समाज में काफी पुरानी होती है और ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है, ये सोच नहीं है, ये एक व्यवहार है। जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता वस्तुतः एक व्यवहार है। आप ध्यान देंगे इसे, ये तो है एक सोच, ये तो एक सोच है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि लड़कियां चैलेंजिंग काम नहीं कर सकती, चुनौती भरे काम नहीं कर सकती, या फिर जो है लड़कियों को नाइट ड्यूटी या फिर इस तरह के काम हम नहीं करा सकते, वो नहीं कर पाएंगी, है ना। अ, जैसे कि अभी जो है लड़कियों को उसमें सीआरपीएफ जो भी है उसमें अलाउ कर दिया गया है, पहले नहीं करते थे। तो अब थोड़ा सा मतलब भेदभाव कम होता जा रहा है, लेकिन पहले ज्यादा था। तो अगर हम बात करें कि जेंडर रूढ़िवादिता की, तो समाज जो है, समाज अर्थात जन सामान्य में विद्वान जेंडर के प्रति जो अवधारणा है, जो मतलब एक व्यवहार बना हुआ है, उसी को हम जो है रूढ़िवादिता कहते हैं। यह अवधारणाएं समाज में काफी पुरानी है, तभी तो ये क्या हो चुकी है, ये मतलब रूढ़िबद्ध हो चुकी है, बहुत समय से चली आ रही है। एक सोच अगर बहुत समय से चली आ रही हो तो वो बाद में जाकर जो है स्थायी हो जाती है, जिसे हम स्टेरियोटाइप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम रूढ़िवादिता कह सकते हैं। वो रूढ़िबद्ध हो गई है, वो मतलब एक तरह से घिसी पिटी हो गई है। ठीक है, तो यह अवधारणाएं समाज में काफी पुरानी होती है। रूढ़िवादिता जो है वस्तुतः एक व्यवहार है जिसमें जन सामान्य अपनी प्राचीन सोच अपनी प्राचीन सोच समझ के आधार पर जो है व्यवहार करता है। जैसे अगर हम बात करें लड़का लड़की को कौन कौन सी पोशाक जो है पहननी चाहिए, किस प्रकार के खिलौनों से खेलने चाहिए, घरेलू सामग्री, व्यवसाय तथा रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ में जो है इसमें संबंध किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो एक्टिविटी आजकल समाज में कराई जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, उसमें ये होगा कि स्कूल में एक प्रतियोगिता है जिसमें लड़कियों को जो है नृत्य व गान के लिए तैयार कराया जा रहा है और लड़कों को जो है मैनेजमेंट का काम सौंप दिया गया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह इस प्रकार के व्यवहार को, हम इस प्रकार की सोच को कहेंगे कि जैसे कि एक क्लास है जिसमें जो है एक टीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को मैथ के न्यूमेरिकल्स बता रहा है, कैलकुलेशन बता रहा है, और वो लड़कियों को सजेस्ट कर रहा है कि आप होम साइंस ले लो, आप जो है मैथ नहीं पढ़ सकते, मैथ जो है टफ है। तो ये उसकी सोच बनी हुई है जिस वजह से वो इस तरह का भेदभाव कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऑप्शन के उसमें जो है क्वेश्चन के साथ में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया है। अब आगे समझते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह भेदभाव आपने समझ लिया है, जेंडर रूढ़िवादिता आपने समझ लिया है। ठीक, तो चलिए आगे अब मूव करते हैं, समझते हैं, दोबारा से समझेंगे, इसी को आगे समझेंगे जेंडर रूढ़िवादिता को उदाहरण के साथ साथ में। जैसे कई बार कहा जाता है कि लड़की की तरह मत रहो, तुम लड़के हो, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जब लड़कियां गुलाबी कपड़ों व गुड़िया के साथ में उनको संबंध किया जाता है, वहीं
क्या है कि लड़कों को कोट पैंट, नीला कपड़ा, कारों के साथ में जोड़ा जाता है, तो यह भी क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अर्थात अगर हम क्लियरली बात करें इसमें, तो वह सभी भूमिकाएं तथा अभिवृत्तियां जिन्हें समाज स्त्री व पुरुष के लिए सही मानकर उनके साथ में जोड़ देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियरली इसमें जो है कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब आगे इसमें जो है समझते हैं क्वेश्चनों के साथ में। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह, पक्षपात होता है। तो अगर लिंग के आधार पर उसके साथ में पूर्वाग्रह या पक्षपात हो रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो जैसे हमने अभी समझा कि लड़की और लड़की को देखकर उसके आधार पर एक सोच बना लेते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ में पक्षपात किया जाता है, तो वो कहलाता है लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, ठीक है, और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। तो यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का उदाहरण है। अगर इस तरह से मतलब एक उनमें ये जो व्यवहार है, मतलब लड़कियों के साथ में अलग, लड़कों के साथ में अलग, तो ये क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि उसकी सोच क्या है? उसकी सोच ये है कि लड़कियों को क्रिकेट की जानकारी होती ही नहीं है, तो लड़कियों से पूछने का क्या मतलब है? तो इस वजह से यह जो क्रिया है, अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो जेंडर सशक्तता का या फिर जेंडर पक्षपात का? तो ये उदाहरण है जेंडर पक्षपात का, क्योंकि उसकी सोच ऐसी बनी हुई है, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जेंडर बायस है। ठीक, आगे समझेंगे, समझते हैं जेंडर भूमिकाएं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जेंडर भूमिकाएं फिल इन द ब्लैंक्स है। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में समझा कि जेंडर रोल क्या है अपने आप में, अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है, या फिर आनुवंशिक निर्धारित है। तो जेंडर जो भूमिकाएं हैं वो क्या है? उसको अधिग्रहण किया गया है, उसको एक्वायर किया गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर एक समाज से दूसरे समाज में। तो जेंडर भूमिकाएं क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। हर तरीके से हम जो है क्वेश्चनों के साथ में यहाँ पर समझ रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन से शब्द का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे? शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है ना, जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो सीधी सी बात है, जैविक अंतरों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो विशिष्ट संस्कृति और पुरुषों व महिलाओं के लिए जो विशेषताएं समाज निर्धारित करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिंग शब्द और यहाँ पर आ जाएगा आपका जेंडर शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हो 2023 में, तो इसे समझना आप अच्छे से क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है कथन वाले क्वेश्चन इस बार ज्यादा आए थे। देखिए, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि गैर अनुरूपतावादी ऐसे होते हैं जैसे कि कोई लेडी है, उसको एक तरह से आप ऑफिस में दिखाओ और जेंट्स को जो है किचन में दिखाओ, तो ये गैर अनुरूपतावादी जो है चित्र होते हैं। तो गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों व महिलाओं का चित्रण बच्चों में जो है, मतलब बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो एकदम सही हो गया। यहाँ पर आर क्या है कि जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण नहीं होता है, लिंग का होता है। किसका होता है? जन्म के साथ निर्धारण किसका होता है? लिंग का होता है।
जबकि जेंडर का निर्धारण तो समाज के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी है ए सही है, लेकिन आर जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, यानी कि एक पुरुष के साथ में और एक स्त्री के साथ में जो हमारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, जेंडर भूमिकाएं। क्या कहेंगे, जेंडर भूमिकाएं कहेंगे। और इन्हें सीखा जाता है। अगर हम इनके सीखने की बात करें तो इन्हें केवल मध्य बाल्यावस्था या फिर मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था के दौरान नहीं, बल्कि बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क अवस्था में सीखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2023 में। तो उम्मीद करती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या होता है जेंडर रूढ़िवादिता, क्या होता है यहाँ पर जो है जेंडर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। ठीक है, जेंडर बायस। ठीक, तो इन दोनों में हमने डिफरेंस समझा, क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह एक सोच है, जेंडर रूढ़िवादिता एक व्यवहार है ना। और जेंडर भूमिकाएं जो कि समाज के द्वारा लड़की और लड़के को के रूप में उनको दी गई होती है, एक काम विशेष के रूप में। ठीक, और बात करें लिंग और जेंडर की, तो लिंग का निर्धारण जन्म के साथ में होता है, जेंडर का निर्धारण समाज के द्वारा होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा है, क्वेश्चनों के साथ में जो है डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर एक नंबर आपके साथ में जो है शेयर किया गया है, जिससे कि आप जो है नोट करके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम का यहाँ पर जो है एक QR कोड है, इसे स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी लोगों को भी जिनके लिए क्लास वैल्यूबल हो सकती है, उन्हें भी जरूर शेयर करें। रखिए अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।